हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग अच्छे ही होंगे और हमेशा अच्छे ही रहिएगा। तो आज क्या पढ़ाई करते हैं आप बताइए। कुछ तो आप सोचे होंगे कि हमेशा मैं ही बताऊंगा। चलिए ठीक है, आप नहीं बता रहे तो मैं ही स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, मैं आपसे एक सवाल, कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। कोई भी कोई भी चीज़ होती है, मान लीजिए घर में मम्मी लोग इससे सब्जी लेने जाती हैं या पापा लोग सब्जी, अपनी सब्जी लेने जाते हैं, वो चीज़ें सब्जी वाले पास से हमने मान लो 2 किलो आलू ली, टमाटर लिया, और या फिर कोई शॉप, छोटे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सब्जी वाले के लिए लिया, हमने पैसा दिया, मैंने 100 रुपये दिया, आलू टमाटर जो भी लेना है वो ले लिया है। अब क्या है, वो जहाँ से वो हमको बेच रहा है तो कहीं ना कहीं से लेकर आया होगा, तो वहाँ से ख़रीदा होगा उसने वो चीज़। मान लीजिए वो 120 ही खरीदा था, 130 रुपये खरीदा था, हमको 100 रुपये में बेचा है। हम सॉरी, हमको 100 रुपये में बेचा है, वो 70 रुपये में खरीद कर आया, तो 30 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट, इस तरह के बहुत सारे प्रॉफिट्स होते होंगे, कभी प्रॉफिट होता होगा, कभी लॉस, कुछ ना कुछ चलते ही रहता होगा। तो आपको लगता है कि लोग ये चीज़ कहाँ लिखते होंगे? पता तो चलता होगा ना कि भाई ऐसा तो नहीं होगा मैं लॉस 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 हो रहा है। और कोई भी काम करता है इंसान प्रॉफिट के लिए ही करता है ना, कोई भी चीज़ कर रहा है। सैलरी, अगर मैं जॉब भी कर रहा हूँ या कोई भी चीज़ काम कर रहा हूँ, तो ये एक्सपेक्ट करूँगा कि मुझे सैलरी मिले या पैसा मिले कहीं से कुछ, या बिजनेस करूँ तो प्रॉफिट मिले। लॉस तो कोई करता नहीं है, भले हो जाए कुछ भी हो जाए। अगर लॉस हो भी रहा है तो अब पता तो होना चाहिए ना कि अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बट जो क्यों हो रहा है तब तक जाएंगे जब तक पता चला लॉस हो रहा है। तो आपने सोचा कि ये सब चीज़ों के लिए उनको कैसे पता चलता होगा? अगर आपने नहीं सोचा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है कि ह्यूमन ब्रेन, अब रोबोट्स की बात मैं नहीं करूँगा, ह्यूमन इतनी सारी चीज़ याद नहीं रख सकता। इसीलिए उनके पास रहता है एक सिंपल सा, एक कॉपी टाइप की रहती है। वो लोग कॉपी में लिखते हैं कि इतने खरीदा था हमने होलसेल में या कहीं से भी, इतने में बेच दिया है, डेट डालते हैं, सीरियल नंबर डालते हैं कि आज इस तारीख का, एक मान लीजिए आज की तारीख लिखते हैं, एक सीरियल नंबर 1, खरीदा कितने में किसी होलसेल से, 140 रुपीज़ में, बेचा कितना, 170 रुपीज़ में, प्रॉफिट कितना हुआ, 30 रुपीज़। तो वो उसमें वहाँ लिख देंगे वो चीज़ कि इतने का मुनाफा हुआ, इतने का प्रॉफिट हो गया आज का। सेकेंड डे इस तरह रहेगा, इस तरह करते हैं। और आजकल यूपीआई आ गया तो थोड़ा सा इजी भी रहता है उनको कि वो लोग स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। बट जब यूपीआई नहीं आया था तब तो दिक्कत होती थी, तब तो हर चीज़ याद रख कर लिखना पड़ता था ये चीज़ हुई है, कि अगर कभी लॉस हो रहा है तो पता लगा सके कि भाई क्यों हो रहा है वो चीज़ें ऐसे भी नहीं। क्योंकि सब्जी का मैं एक ठेला की उस बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि एक पूरी कोई किसी की पूरी सब्जी मंडी ही हो, तो उसका भी कुछ ना ट्रांजेक्शन होता होगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग, आपको जो अकाउंटिंग क्या होती है, यही चीज़ अकाउंटिंग होती है। जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं मॉनेटरी वैल्यू में, पैसे की वैल्यू में, कोई भी ऐसा नहीं कि देखो कि वर्बल प्रॉमिस कर दिया कि ये चीज़ हो जाएगा, ये कोई बातचीत हो रही है, उसको अकाउंटिंग नहीं लेंगे। जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है कहीं से भी, उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है उसको अकाउंटिंग बोला जाता है। और रिकॉर्डिंग भी अच्छे तरीके से, रिकॉर्डिंग बोलते, आपने डेफिनेशन सुना होगा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। उसका मतलब क्या होता है कि रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं कुछ भी कहीं भी लिख दिए, बाकायदा लिख रहे हैं कि इस डेट को इतना अमाउंट का हमने सेल किया था, खरीदा था कहीं से, इतना बेच दिया है, इतना प्रॉफिट हुआ है। दूसरे दिन इतने खरीदा था, इतना बेच दिया, इतना प्रॉफिट हुआ है। पुराना कितना स्टॉक बचा हुआ है, हैं? उसको रीसेल में करना है कि नहीं करना, हाँ? वो सब चीज़ें को प्रॉपरली रिकॉर्ड करूँ, उसी चीज़ को अकाउंटिंग कहते हैं। सेम चीज़ कंपनी में भी होती है। कोई भी चीज़ हमने परचेज करी, 100 रुपये परचेज करी, कोई गुड्स एंड सर्विसेज, उसको 150 रुपीज़ में बेच दिया, तो 50 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। उसको हम अकाउंटिंग कहेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स में
और वो जो प्रोसेस रहेगा पूरा उसको हम अकाउंटिंग कहेंगे। तो ये आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जैसे डेफिनेशन तो गूगल में बहुत सारी हैं वो चीज़ें, आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो डेफिनेशन नहीं, बट बात है कि उसका समझना चाहिए। काउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, ये वो 1000 चीज़ बता दूँ मतलब क्या है, पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना कि होता क्या है। तो अकाउंटिंग ऐसे नहीं कंपनी के लेवल पे होती, हर लेवल पे होती है। सिर्फ इतना सा रहता है कि कुछ छोटे लेवल पे होती है, कुछ बड़े लेवल पे होती है। अकाउंटिंग अकाउंटिंग होती है हर जगह, और होना भी चाहिए, क्योंकि तब पता चलेगा कि कंपनी को वो किसी भी चीज़ में जो भी कर रहे हो धंधे को, में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो तो अच्छी बात है, लॉस हो रहा है तो उसको प्रॉफिट में कैसे लिया जा सके, और अगर प्रॉफिट हो रहा तो और प्रॉफिट कैसे करा जा सके। वो स्ट्रैटेजी करने के लिए भी, चाहे वो छोटा लेवल में हो या हाई लेवल पे हो, करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें तो होना चाहिए देखने के लिए। कहीं ना कहीं बुक में कोई भी, चाहे सॉफ्टवेयर की बात मैं करूँ, चाहे जोहो हो, टैली हो, या कोई भी एक्सवाइजेड सॉफ्टवेयर हो, कहीं पर भी कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड होना चाहिए, तब जाकर उसके बेसिस में हम डिसीजन लेंगे कि फ्यूचर डिसीजन करना क्या है। उसके उसके बेसिस में फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है। तो ये तो अकाउंटिंग हो गई। सेकेंड चीज़ क्या है, बुक कीपिंग। अकाउंटिंग प्रोसेस है ये सब चीज़ों का। बुक कीपिंग क्या होती है, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा कोई भी एंट्री करना, हाँ, जो भी डेली ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे मान लीजिए हमने बिल्डिंग का रेंट पे किया, रेंट पे कर दिया है डायरेक्टली, तो उसको एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, या कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, किसी तरह पे पेमेंट करना। तो इस चीज़ को रिकॉर्ड करना वो चीज़, आप कहेंगे रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक। जैसे अगर आपको उसके बारे में जानना तो आप पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स बताया था। बट फिर भी जो बच्चे, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक मैं ब्रीफ बता देता हूँ। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, डेबिट द रिसीवर, ये सब मैं नहीं बताऊँगा, ये आप गूगल में चेक कर सकते हैं बहुत, डेबिट द रिसीवर, ये सब चीज़ें सिंपल सी बता देता हूँ। कोई भी एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं, चलिए पहले इसमें आता हूँ फिर डिटेल में जाएंगे। एसेट्स हो गया, एक्सपेंसेस हो गए या लॉसेस हो गए, वो जब बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे। सेम चीज़ जब वो कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। ऐसे ही इनकम, गेन्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल जब बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, और जब कम होंगे तो डेबिट होंगे। ठीक है, आप, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर डाल दूँगा अपने चैनल में, आप दोबारा भी गो थ्रू कर सकते हैं इस चीज़ को है। तो अब मैंने क्या बोला, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब रेंट को डेबिट क्यों बोला मैंने, देखिए वैसे बताया था कि खर्चे जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। रेंट क्या हो रहा है, खर्चा है, हम कुछ पे कर रहे हैं तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है ना, रेंट खर्चा होता है एक तो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब वो बढ़ता है तो डेबिट होगा। और कैश और बैंक क्या है, एसेट है, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो एक ये ट्रांजेक्शन हो गया। गुड्स परचेजेस करें तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, खरीद कर टू परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पर्टिकुलर गुड्स कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ कैश में सेल्स करें तो कैश टू सेल्स अकाउंट हो गया। कोई चीज़ तो इस तरह की जर्नल एंट्रीज होती हैं। और कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करना, एंट्री करना उसकी, उसको बुक कीपिंग कराया जाता है। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई, और भी टाइप की होती है, फिर अपन डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। अब ट्रांजेक्शन्स की बात करूं तो ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन्स कोई होता है कि लेन देन, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को आप सेल कर रहे हैं, किसी की पेमेंट कर रहे हैं, किसी की पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो उसको ट्रांजेक्शन्स कहेंगे। तो जैसे अभी मैं बताया कि रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बट वो ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी टर्म्स में हो रहे हैं। कोई भी खर्चा हो रहा है, इनकम आ रही है, वो चीज़, जैसे कैश टू सेल्स बताया था, तो उसमें क्या, कैश बढ़ा, पैसा आया, कैश बढ़ गया, डेबिट हो गया। सेल्स क्या है, हमारी इनकम है, इनकम जब बढ़ती है तो डेबिट क्रेडिट होती है। तो ये ये क्या हो गया, ट्रांजेक्शन्स हो गया। जो भी लेन देन होता है, कोई भी परचेज सेल्स जो भी होती है ट्रांजेक्शन, तो उसको
पेमेंट उसको ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, बट वो मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग तभी एंट्री करेंगे, विदाउट मॉनेटरी टर्म्स नहीं करेंगे। वाउचर क्या होता है कि ट्रांजेक्शन का बिल प्रूफ। अब जैसे होता है कि वाउचर एक चीज़ होती है, वाउचर को अपन वो बोल सकते हैं कि ऐसे आपने इनवॉइस के बारे में सुना होगा। इनवॉइस क्या होता है, मान लीजिए 50,000 का 10,000 का बिल है, लाख रुपए का बिल है, तो हम उसका इनवॉइस बनवाते हैं। जीएसटी इनवॉइस हो गया सर, पहले होता था वैट सर्विस टैक्स इनवॉइस हो गया, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ के इनवॉइसेस होते हैं। बट बात है कि कुछ छोटे छोटे बिल्स होते हैं। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि देखो कंपनी में काम कर रहे हैं, बट आपने कहीं पर कहीं गए हैं, ट्रैवल किसी दूसरी प्लेस में गए हैं, वहाँ पर आपने चाय वाय पी, सब कुछ करी, चाय वाले आपका बिल तो देंगे नहीं, बहुत छोटी छोटी दुकानें हो जी, बट हमको अकाउंटेंट को कुछ बिल चाहिए जी, तो उन लोग एक रफ बिल बनाकर एटलीस्ट देखो दे देंगे, वहाँ का मैनेजर से अप्रूवल लेकर है। और क्या होगा, हम लोग पास भी एक वाउचर रहता है, वाउचर में भी देखो एंट्री कर लेते हैं कि इतने रुपए का ये हुआ है। तो वाउचर मोस्टली किस लिए होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसका प्रूफ देना। एक बिल कह सकते हैं, छोटा कच्चा बिल होता है ना, एक बिल होता है, तो उसको कहते हैं। और ये मोस्टली रहता है कैश ट्रांजेक्शन में ज़्यादा रहता है। मान लीजिए 50,000 से नीचे अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हैं एक फाइनेंशियल ईयर में हो रहे हैं, तो उसमें मोस्टली कच्चा बिल अगर आपको दे दे तो ओके रहता है। बट हो सके तो आप पूछिए उनसे कि मिले, ना मिले तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ बिल होना चाहिए कि हाँ प्रूफ है। और अगर ओनर का सिग्नेचर हो तो ये रहता है कि कम से कम मेरा है कि कंपनी ओनर पता है कि हो क्या रहा है कंपनी। ऐसा नहीं कि देखो कंपनी का पैसा जा ही रहा है। जैसे मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ कि जब मैं वेरीफाई करता था तो क्या क्या चेक करता था, वो इसलिए चेक करता था कि वो होना चाहिए इसमें मैंडेटरी। अब एक और चीज़ है एंट्री। एंट्री क्या होती है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड की गई ट्रांजेक्शन्स। एंट्री मतलब वही जनरल एंट्री कि रेंट, अगर रेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक, कैश टू सेल्स, सैलरीज टू बैंक अकाउंट, ये सब वो जो भी एंट्री करते हैं, एंट्री और जनरल एंट्री, उसी को एंट्री कहा जाता है बुक में। क्यों की जाती है, मैं आपको शुरुआत में बता ही चुका हूँ कि अगर एंट्री नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कितना चीज़ हमने खरीदी है, कितनी चीज़ हमने बेची है, ये सब चीज़ें। तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो रिकॉर्ड करने जो रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, उसको हम जनरल एंट्री करते हैं, ये सब चीज़ों की। अब क्या होता है कि अकाउंट के बारे में अकाउंट क्या होता है, जहाँ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। ट्रांजेक्शन्स मतलब ये बताया था ना कि हमारे को सैलरी पे हो रही है, रेंट पे हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर अकाउंट में जाकर होता है। वो अकाउंट में क्या क्या होते हैं, तो अभी मैंने डिस्कस किया था, किसी के बारे में डिस्कस किया था कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट के बारे में है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, उसी को अकाउंट्स बोलते हैं। किस किस टाइप से, अगर सैलरी मैं बोल रहा हूँ, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अकाउंट बोल रहा हूँ, तो अकाउंट क्यों बोल रहा हूँ, वहाँ अकाउंट क्यों लिख रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ जी। अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, जिस गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो होता है कोई भी पर्सन का या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट होता है, और उसमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को करा जाता है। कोई भी एक्सपेंसेस लॉसेस अगर कंपनी के रिकॉर्ड हो रहे हैं तो उसको नॉमिनल अकाउंट बोला जाएगा। इसका रहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फिर उसके बाद होता है रियल अकाउंट, वो एसेट्स का अकाउंट होता है, एसेट्स की परचेज में सेल हो रही है, तो उसका होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, उसका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स होता है। तो नॉमिनल अकाउंट में सिंपल सी बात है, मान लीजिए सैलरीज हो गए, रेंट हो गया, कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, ये सब चीज़ें देखो नॉमिनल अकाउंट में जाती है। रियल अकाउंट होता है, एसेट्स अकाउंट होता है, कोई भी एसेट्स परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए कैश के, जैसे रेंट टू कैश अकाउंट हो गया, तो रेंट नॉमिनल अकाउंट हो गया, कैश रियल अकाउंट हो गया।
कोई भी एसेट का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो रियल अकाउंट में होता है। और पर्सनल अकाउंट और पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है। फॉर एग्जांपल कि पेड कैश टू सुरेश, सुरेश एक पर्सन हो गया, तो सुरेश हमारे यहाँ से कैश किया और सुरेश, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा था, सुरेश से सुरेश को हमने कैश पे करा, तो सुरेश से क्या हुआ कि देखो ये पर्सन होगा, सुरेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट करेंगे, तो सुरेश जो गया पर्सनल अकाउंट हो गया वो जी यहाँ का, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये तीनों हो गए। और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। पर्सनल अकाउंट होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। एग्जांपल में अभी जस्ट दिया ही हूँ आपको। अब क्या होता है, जर्नल और लेजर के बारे में डिस्कस करते हैं। जर्नल क्या होता है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, मतलब एक प्रकार से कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ना उसको रिकॉर्ड करना, कि वो भी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से कहाँ कौन सा चीज़ डेबिट में आया, कौन से क्रेडिट में जाएगा, वो चीज़ उसको जर्नल कहेंगे। अब जर्नल और उसके बाद होता है लेजर। लेजर अकाउंट होता है। लेजर अकाउंट क्या होता है कि मान लीजिए जैसे मैं अकाउंट बोल रहा हूँ, तो क्या होता है कि सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट है, यहाँ सैलरी डेबिट हुई है, बट कुछ केसेस में होगा सैलरी क्रेडिट भी होगी, कुछ केसेस में देखो बैंक जो डेबिट हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है वो डेबिट होगा वो चाहिए। तो होगा क्या कि मान लीजिए अभी 100 रुपये से क्रेडिट हुआ, 20 रुपये से डेबिट हुआ, फिर 80 रुपये से क्रेडिट हुआ, 150 रुपीज़ से डेबिट हुआ, तो फाइनल जो बैलेंस क्या आ रहा है ना उस पर्टिकुलर अकाउंट का, वो पता कैसे चलेगा। अब एक एक करके तो चेक करेंगे नहीं वो चीज़, इसीलिए हम लोग लेजर बनाते हैं पर्टिकुलर अकाउंट्स का। मान लीजिए सैलरी अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे, उसमें जितने भी डेबिट ट्रांजेक्शन हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जितनी जनरल एंट्री रहती है पूरा चीज़ लिखेंगे, एक एक चीज़ है। और उसके बाद फाइनल जो बैलेंस रहेगा है ना, कि फिर पता चला सैलरी में कितना अमाउंट बचा हुआ है, सैलरी का अकाउंट में कितना चीज़ है, कैश में कितना बैलेंस है, इस तरह के सारे अकाउंट्स में चेक करेंगे। पोस्टिंग की बात करें, पोस्टिंग वही सिंपल चीज़ होती है कि जर्नल एंट्री जो भी हमने करा है उसको लेजर में डालने को पोस्टिंग कहा जाता है, और कुछ नहीं, जो अभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब फाइनल अकाउंट्स की बात मैं करूँ तो फाइनल अकाउंट्स में क्या रहता है कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं तो और प्रॉफिट एंड लॉस में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है। वो ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर से बोले, 2-3 बार अपन बोलते हैं फिर तब आपको याद हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद हो गया आपको? और याद होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और नहीं याद हो तो फिर भी कमेंट करिए आप ताकि आपको याद हो अच्छे से। तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है ट्रेडिंग अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में क्या रहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो भी ट्रेडिंग अकाउंट से निकल कर आया है उससे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जितना भी माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट में भी डिफरेंट चीज़ें होती है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, EBITDA होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि उसमें से अगर आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे फिर टैक्सेस माइनस करेंगे और ज़्यादा, तो फिर फाइनल जो टैक्स होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी हम नेट प्रॉफिट की बात करूँ कि नेट प्रॉफिट कैसे आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे
तो फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। एक चीज़ ये हो गई। अब बैलेंस शीट के बारे में ना, बैलेंस शीट क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशंस बताती है कंपनी की। फाइनेंशियल पोजीशन सर ये क्या होता है? देखिए सिंपल सी बात है कि कभी भी बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टर्स आता है, वो कभी भी इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले चेक करता है कि कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह की है। वो मैच तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, उसकी पोजीशन क्या है बैलेंस शीट की। क्यों चेक करता है? क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मूला ये होता है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, एसेट्स तो देखना चाहता है कंपनी में सभी कितने सारे एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, और कितना को उन्होंने इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट में रिटेन अर्निंग्स, सरप्लस, रिजर्व सरप्लस, ये सब चीज़ें सब कुछ आ जाएंगी। तो ये सब चीज़ें वो चेक करते हैं उसके इन्वेस्ट करने में। ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस भी देखता है, ऐसा नहीं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखते हैं, प्रॉफिट कितना है लॉस कितना है वो चीज़, बट कंपनी देखती है कि कितना कंपनी एसेट्स रखी हैं, क्योंकि वो एसेट्स के दम पे ही, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, कोई भी फर्नीचर है, वो सब कंपनी एसेट्स हो गया, वो सब कंपनी के पास होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर एम्प्लॉय काम कैसे करेंगे। मैं वर्क फ्रॉम की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो वर्क फ्रॉम ऑफिस में है वो तो होना ही चाहिए ना कंपनी में। तो क्योंकि बात ये रहती है ना कि कोई कुछ उसकी एसेट्स के कारण, एसेट्स वो चीज़ होती है उनके कारण कंपनी को बिजनेस हो रहा है। क्योंकि अगर वो ही नहीं रहेगा, बेस नहीं रहेगा, तो वहाँ काम कैसे करेंगे बैठकर एम्प्लॉय, और प्रोडक्टिविटी कैसे होगी। तो वो भी चीज़ होनी चाहिए। और लाइबिलिटीज़ क्या होती है? अब लाइबिलिटीज़ मतलब ये नहीं कि हमको देखो कोई कंपनी ऐसा नहीं सोचती ईएमआई में फ़ोन खरीदना है अपने एंजॉयमेंट के लिए, या कोई भी हमारा फ़ोन रखा है फिर भी हम आईफोन ले रहे हैं डिफरेंट वर्जन्स। उसका अगेंस्ट नहीं हूँ, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कंपनी ऐसा नहीं सोचती। इम्पल्सिंग बाइंग की जो होती है, जो ह्यूमन बे नेचर होता है, कंपनी ऐसा नहीं सोचती। कंपनी का सिंपल सी बात है कि लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती है, कोई भी चीज़ को बिजनेस करना हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को उधार में लिया 30 डेज 45 डेज के क्रेडिट में या 15 डेज क्रेडिट में है। क्यों लिया? ताकि हम परचेज करें, उसको सेल करें। क्योंकि सब लोग बिजनेस में क्या होता है, हर चीज़ कैश में नहीं होती, सबको वो रहता है कि क्रेडिट में लेते हैं। तो क्रेडिट लायबिलिटीज और क्रेडिटर्स जो एक ही चीज़ होती है, उधारी, वो इसलिए ली जाती है ताकि बिजनेस को ग्रो करा जा सके, सेल्स करा जा सके। कम सेल्स होगी तो कंपनी ग्रोथ होगी, प्रॉफिट होगा कंपनी को, भले उधारी है उस समय। तो इसलिए लायबिलिटीज होती है। और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल कुछ नहीं, जो ओनर जब फर्स्ट टाइम जो प्रोप्राइटर या कोई भी ओनर है कंपनी में आता है, अपना पर्टिकुलर पैसा इन्वेस्ट करता है अपना कंपनी में, कि इतना 5 लाख रुपए लगा रहा है कंपनी में, कंपनी को ग्रोथ के लिए, तो उस पैसे को कैपिटल बोला जाता है। ये बैलेंस शीट का होता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट तो मैंने ऑलरेडी बता ही चुका है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, होता है ग्रॉस प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बता चुका हूँ, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल के बारे में। अब एसेट्स में भी करंट एसेट्स होते हैं और फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं कि कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए। कैश मतलब वही पैसा, स्टॉक मतलब होता है कि वो भी गुड्स खरीदा है, वो पर्टिकुलर मान लीजिए 2025 में मैंने कोई गुड्स खरीदा था, वो अभी भी बचे हुए हैं कंपनी में, वो सेल नहीं हुए हैं गुड्स, अभी बचे हैं, तो हमारा कंपनी का स्टॉक कहलाएगा, वो भी हमारा कंपनी का एसेट्स रहता है। और हो गया डेटर्स हो गए। डेटर्स मतलब हम जिसको हम उधारी में सेल करते हैं, तो उसको भी हम एसेट्स ही मानते हैं कंपनी का, क्योंकि उससे पैसा आएगा, तो जो बेनिफिट फ्यूचर बेनिफिट भी मिल सकता है उसको भी हम एसेट्स कहते हैं, इसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। और लायबिलिटीज जो रहती है उधारी में बेचना, उसको अकाउंट्स पेबल कहते हैं। तो
कैश स्टॉक डेटर से होता है करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स इसको करंट एसेट्स बोलते हैं कि जो एक साल के अंदर एक साल के अंदर जो हो इसका कैश में कन्वर्ट हो जाए। कोई डेटर्स हो गया वो एक साल के अंदर चांसेस है कन्वर्ट हो जाएंगे। नेट 30 डेज 45 डेज का पेमेंट टर्म्स होता है। अगर नहीं दे रहे हैं तो उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, पुराने वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं। MSME की मैं बात कर रहा हूँ, GST पोर्टल में जाकर कंप्लेन करने की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट तरीके होते हैं। मैं उस पर अब उसमें नहीं जाते हैं। अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं कि जो भी एसेट्स एक साल के अंदर कन्वर्ट हो जाए कैश में, कैश से तो ठीक है, कन्वर्ट भी हो जाए कैश में। इस कैश में मतलब कन्वर्ट होना मतलब क्या है, वो सेल हो जाए। सेल होंगे तो कैश या बैंक में तो कन्वर्ट हो, पैसा तो आ ही जाएगा। उसको हम करंट एसेट्स में करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, जैसे हो गया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी मतलब जो मशीन्स रहती हैं बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, ये सब चीज़ें कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स रहती हैं। ये जो एक साल के ऊपर जो रहती है ना, अब इनको सेल नहीं करते हैं, बट बात है कि लैंड है, लैंड के ऊपर ही तो ऑफिस है, वो भी कंपनी का एसेट हो गया। अगर कंपनी खुद की लैंड है, मैं तब कर रहा हूँ। बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग का खुद की बिल्डिंग है तो रेंट पे नहीं, रेंट तो फिर खर्चा हो जाएगा। बिल्डिंग में खुद की बिल्डिंग है ऑफिस की, तो वो भी कंपनी का एसेट है, क्योंकि वो जो बिल्डिंग नहीं रहेगी तो वहाँ एम्प्लॉय काम कैसे करेंगे, कोई प्रोडक्शन कुछ काम कैसे होगा। मशीनरी क्या होती है, मशीनरी के प्रोडक्शंस होते हैं कंपनी में, वो भी गुड्स वो भी बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, तो वो भी होती है। अगर वो नहीं रहेगी तो कुछ चीज़ बनेगा नहीं, तो फिर हम उसको बेचेंगे कैसे। कुछ बेचने के लिए होना भी तो चाहिए, होने के लिए बनाना भी तो चाहिए। इसीलिए एसेट्स कहते हैं। एसेट्स कोई पर्सनल यूज एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता, एसेट्स होता है जो कंपनी के बेनिफिट के लिए भी होता है। लाइबिलिटीज भी इस तरह की चीज़ होती है कि जो बेनिफिट्स, अगर हम उधारी ले रहे हैं किसी से, वो भी परचेज या सेल्स के लिए ले रहे हैं वो जी, तो उसको भी उसको ही बोलेंगे। तो लाइबिलिटीज है एसेट्स में, जो कंपनी के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। अब करंट लाइबिलिटीज में बिजनेस के ऑब्लिगेशंस होती है, लाइबिलिटी बता ही चुका हूँ आपको। करंट लाइबिलिटीज होती है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल मतलब वही होता है कि उधारी में कोई चीज़ खरीदा हमने वेंडर से, तो उसको लाइबिलिटीज कहेंगे। और बस अब होता है कि कैपिटल की बात बता चुका, ओनर का इन्वेस्टमेंट जो रहता है, ओनर जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर आता है। और एक और टर्मिनोलॉजी होती है ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कैपिटल जो भी पैसा लगाया है उन्होंने फर्स्ट टाइम, उसमें से अगर कोई भी चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए लगा दी है, अब क्या रहता है कंपनी के पॉइंट में, ऐसा कंपनीज एक्ट, ओनर और कंपनी दोनों डिफरेंट होते हैं। ओनर रहे या ना रहे, कंपनी चलती रहेगी। ओनर ये नहीं कह सकता देखो कि अगर वो पैसा लगा दिया है, कोई भी प्रॉफिट हो रहा ना, उसको वो पर्सनल बिजनेस यूज़ के लिए कर सकता है, प्रॉफिट उसी का है। बट बात है कि वो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए वो चीज़ें नहीं खर्च कर सकता। उससे उसको ओनर को सैलरी मिल रही है, प्रॉफिट मिल रहा, उससे वो खर्च कर, अलग टॉपिक है। बट जो कंपनी को नॉर्मल जो इनकम हो रही है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो उससे नहीं कर सकता। अगर उसने मान लीजिए कोई अपन कैपिटल लगाया, उसमें पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ करी, तो उसको ड्राइंग्स बोला जाएगा। करने को कर भी ले, बट पॉइंट है कि उसको ये नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं ओनर हूँ, मैंने फर्नीचर खरीदा ऐसे 50,000 रुपीज़ का, और मैंने GST इनवॉइस ले लिया उससे और GST नंबर लिखवा दिया। उसमें हम क्या GST क्लेम भी उसने अपलोड कर दिया पोर्टल में, GST पोर्टल में, उस वेंडर ने फर्नीचर के, और हमने क्लेम भी कर लिया। अब क्लेम कर लिया तो क्या होगा, क्या अगर बाद में जब ऑडिटर्स को पता चलेगा या डिपार्टमेंट को पता चलेगा, तो हमको पेनल्टी भी लग सकती है, क्योंकि वो पर्सनल यूज़ का चीज़ है। वो फर्नीचर खरीदा है, अगर वो फर्नीचर खरीदा है ऑफिस में रखा है, ऑफिस यूज़ के लिए हो रहा है तो ठीक है। अगर वो उसके घर में रखा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये चीज़ गलत है। गलत है तो आपको पता है फिर गवर्नमेंट किस तरह से, ऑडिटर किस तरह काम करते हैं अपना।
तो मैं एक सजेशन करूँगा पर्सनल यूज़ की चीज़ में ना रजिस्ट्री नंबर लिखवाएं, अगर रजिस्ट्री नंबर लिखवा भी दिए तो उसको क्लेम ना करें, सिंपल सी बात है। और कोई भी पैसा अगर ले रहे हैं तो उसको एक्सपेंसेस ही डालें कंपनी के। अगर मान ली पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो उसमें ड्राइंग्स डालें, क्योंकि ड्राइंग्स में अगर आप ड्राइंग्स लिख कर दे रहे हैं तो ड्राइंग्स में होता क्या है, कैपिटल में से माइनस होता है ड्राइंग्स से बैलेंस शीट में। ड्राइंग्स में आपको टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो वो टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी कंपनी में उसको पर्सनल चीज़ को खर्चे में दिखा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि खर्चा ज़्यादा दिखता है तो प्रॉफिट भी कम शो होता है, तो उसमें क्या उनको टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता और इनडायरेक्टली वे में उनका प्रॉफिट भी हो जाता है। तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि अगर पकड़े हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए कोई भी पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी खुद की है, उनकी चॉइस है, बट उसको ड्राइंग से लिखें, उसमें टैक्स भी पे करें तो कोई इशू नहीं है। अगर ड्राइंग्स नहीं लिख रहे हैं उसको कंपनी एक्सपेंस लिख देंगे या एसेट गलती से अगर कोई 1 लाख रुपीज़ किसी पर्सनल एक्सपेंस लिख दिए और उसको तो एक्सपेंस लिख नहीं सकते क्योंकि बिल दिखाना पड़ेगा, अगर एसेट्स लिख दिए तो ऑडिटर साहब पूछेंगे अगर वो एसेट्स लिखा है तो एसेट्स हैं कहाँ, क्योंकि जो स्टॉक ऑडिट मैंने खुद करी है, स्टॉक ऑडिट कार की स्टॉक ऑडिट होती है, अलग गुड्स के स्टॉक ऑडिट जाकर अगर कोई भी एक्सेल शीट दी जाती कि इतने गुड्स हैं, ये सीरियल नंबर है इसकी, तो फिजिकली दिखाओ कहाँ पर है, हम मानेंगे नहीं। तुम कोई भी हो, या तो बोलो कि तुमको नहीं दिखाना, हम जा रहे हैं, हम फाइनली एक नोट डाल देंगे भाई हमको प्रूफ नहीं मिला, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी है। बट अगर आप आए हैं तो ये हमारी अथॉरिटी है कि आप बताइए कि अगर आपने लिखा है कि इस तारीख को आपने इतने गुड्स खरीदे थे, आपके इतने अमाउंट के कहाँ है, अगर वो सेल नहीं हुए तो स्टॉक में है कहाँ है, आप स्टॉक में लिखा है आपने, लिखाइए, सिंपल सी बात है। और अगर आपने गलती से लिखा है तो उसको भी आप करेक्ट करिए और करेक्ट करके अप्रूवल दीजिए सीनियर का कि वो ट्रांजेक्शन हो कंप्लीट हो चुका है, ताकि कल दोबारा हम आए तो मिसमैच अगर हुआ ट्रांजेक्शन में तो हम आपको पकड़ सकें कि आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑडिटर इसलिए बहुत ध्यान से ट्रांजेक्शन्स करे जाते हैं। इसलिए शुरुआत से बोला कि कोई भी चीज़ अकाउंटिंग मतलब ये नहीं होता कि कोई ट्रांजेक्शन वो उठा कर डाल दिए, पूरा वेरीफाई बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है। अकाउंट्स खासकर अकाउंट्स पेबल अगर जब नहीं पेमेंट कर रहे हो तो बहुत सारे लोग, मेरे केसेस में हुआ कि बहुत सारे लोग आएंगे डराएंगे, बोलेंगे पेमेंट करो, ये चीज़ तुमको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा, लड़ो, बट इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ रखना है तो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ रखने के नॉलेज भी होना चाहिए। वो भी ऐसा नहीं कि बुकिश नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, तो दिमाग खुला होना चाहिए कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाला क्या बोल रहा है। तो चाहे वो 2 रुपये हो चाहे 2 करोड़ रुपये हो, बहुत ध्यान से देखो, वो देखना है और उसको रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करके विद प्रूफ भी मांगना है, उसके बाद ही उसको करा जाएगा पूरी प्योर अकाउंटिंग। नहीं तो वो तो फिर नॉर्मल है कि वो तो कोई भी कर ले, 5 साल का बच्चा भी एंट्री कर ले, कोई मतलब नहीं है उसका। बट अगर आप बोलते कि आप स्मार्ट हैं तो स्मार्टली एक्ट भी करें कंपनी में, कि ऐसा नहीं हो कंपनी को भी बेवकूफ़ बनाकर लॉस करवा दे। तो वो चीज़ है। ड्राइंग्स हो गया, अब आते हैं एक्सपेंसेस और इनकम्स में। हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है, रेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट रिसीव्ड, ये सब चीज़ें के बारे में। एक्सपेंस होता है जो बिजनेस का कॉस्ट होता है, कोई भी ऐसा खर्चा जिससे बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस को ग्रो करने के लिए खर्चे किए जाते हैं, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे होता है रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैलरी हो गया, ये सब चीज़ें खर्चे हो गए। खर्चे हो गए पर्सनल यूज़ नहीं, ऑफिशियल यूज़ के लिए जो बिजनेस ग्रो, जो भी मैं बोल रहा हूँ बिजनेस ग्रो करने, बिजनेस को चलाने के लिए ही जो भी चीज़ करी जाती है उनसे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ अभी। उसके बाद इनकम होती है बिजनेस की अर्निंग, कि मान लीजिए हमने 100 रुपये की चीज़ को 200 रुपये में बेच दिया तो 100 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ, जो 200 रुपये में बेचा तो वो हमारी इनकम कहलाएगी। इनकम अभी इनकम, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है कि हमने 200 रुपये में बेच दिया बट वो बेचा है उधारी में बेचा है, अभी तक वो कैश आया नहीं हमारे पास है, उधारी में खरीदा उधारी में बेच दिया, ना हमने इधर से दिया है अभी ना हमने उधर से पैसा आया हुआ है, तो वो इनकम कहलाएगी। क्योंकि इसलिए इनकम बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ नहीं है। प्रॉफिट से बुकिश में लिखा हुआ कि
इनकम जो रहती है उसमें से खर्चे माइनस कर दो तो प्रॉफिट हो जाता है वो चीज़। बट हम ये भी देखते हैं कि जब अगर दिख रहा है प्रॉफिट इतना है तो कंपनी का कैश कितना हो रहा है, बैंक में अमाउंट कितना बचा है, और वो है भी कि नहीं है कि उधारी में हमने बेच दिया। मान लिया हमने ऐसा करा कि उधारी में खरीदा है, उसके पूरे पैसे दे दिए, उधारी में बेचा, पैसे ही नहीं आ रहे हैं, और बुक में लिख दिया प्रॉफिट है 1 करोड़ का। 1 करोड़ का प्रॉफिट बुक में तो लिख दिया वो चीज़, बैंक में पैसा कितना है? बैंक में पैसा 1 रुपया नहीं बचा है, और आप प्रॉफिट, बैंक में पैसा 10 लाख रुपये बचा हो, आप दिखा रहे प्रॉफिट 1 करोड़ रुपये वो चीज़। तो अकाउंटिंग करने का इशू नहीं है, बट मैं एक सीएफओ का लेवल बात कर रहा हूँ। सीएफओ ये भी चेक करता है कि एक्चुअली, या इन्वेस्टर्स चेक करते हैं कि जो भी बुक्स में लिखा है वो एक्चुअल प्रैक्टिकली में है भी कि नहीं है, कि बस बोलने के बोल दिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है इनकम। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात करूँ। एक्सपेंसेस होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, जैसे वेजेस पे करना, जो भी वर्कर्स होते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ओके, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस और एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब चीज़ें ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा। जो बिजनेस एक्चुअल चलाने के लिए, जो एक बार फैक्ट्री में जो भी खर्चे हो रहे हैं ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, वो सब डायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट जितने भी खर्चे होंगे पर, जो भी एक ऑफिस के अंदर, उसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक ऑफिस भी होगा जहाँ एम्प्लॉयज बैठते हैं, वहाँ पर जितने भी खर्चे होंगे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, जो भी जितने भी खर्चे होते हैं, पोस्टेज, स्टेशनरी, सब जितनी भी, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होंगे। आपको सिंपल से बोल दूँ, जो ऑफिस में खर्चे हो रहे हैं वो इनडायरेक्ट हैं, जो भी खर्चे वहाँ पर हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब इसके बाद रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू होता है रेगुलर इनकम फ्रॉम बिजनेस। जो भी रेगुलर इनकम आती रहती है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। कंपनी से जो एक्चुअल पैसा फॉर एग्जाम्पल रिसीव हो गया है क्लाइंट से, उस चीज़ को। अब कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। अभी तक तो बहुत सिंपल चीज़ बताते हैं। अब कुछ टेक्निकल थोड़े टाइप की एंट्रीज रहती हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उसमें होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं ड्यू बट नॉट पेड, उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। जैसे होता है रेंट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब इस तरह का है कि एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है क्रेडिट बढ़ती है, रेंट खर्चा है तो डेबिट बढ़ता है तो डेबिट बढ़ता है। रेंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गई एंट्री इसकी। और ये इसलिए होता है कि मान लीजिए हमने एंट्री तो कर दी कि हमको रेंट पे करना है, बट बात है कि अभी तक हमने पे नहीं करा है वो चीज़, अभी तक हमने पे नहीं करा है। जब भी हम पे कर देंगे तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसका एंट्री रेंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। और अगर जब पे कर देंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक। तो होगा क्या, क्रेडिट डेबिट आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा तो फाइनल एंट्री हो जाएगी रेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक। इसलिए मैंने शुरुआत में जो रेंट की एंट्री बोली थी रेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक, इसलिए अभी बोली थी अगर एक्चुअली जब फाइनली पे हो जाता है तो रेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक होगा। बट जब भी अगर ऐसा होगा कि वो ड्यू है, अभी तक पे नहीं हुआ है, तो रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में इसलिए आ रहा है कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, अभी तक हमने पे नहीं करा, कंपनी को लायबिलिटी है पे करने की। और लायबिलिटी मैंने क्या बोला था, जब बढ़ती तो क्रेडिट होती है, और रेंट क्या है, खर्चा है। तो रेंट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग। क्या था, प्रीपेड एक्सपेंसेस में। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है एडवांस में एक्सपेंसेस पे करना कोई भी चीज़। तो फॉर एग्जांपल अगर फॉर रेंट की ही बात करूँ, मैं रेंट या इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, रेंट अगर हमने एडवांस में पे कर दिया, पहले तो पे आपने पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग बस हुआ है पिछले महीने का। अब क्या है कि अभी जैसे हो गया 20 फरवरी है,
बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेंट घर में रह रहा हूँ और मुझे रेंट पे करना है, कल 1 मार्च है, मुझे रेंट पे करना है। तो हुआ क्या कि मार्च का तो होना चाहिए कि मैं 31 मार्च को पे करूँ, बट ऐसा नहीं होता। कभी भी रेंट जब पे कर रहे हो कहीं का भी, चाहे वो ऑफिस पर्पस हो या नॉन ऑफिस या पर्सनल पर्पस हो, दोनों पर्पस में एडवांस में पे करना पड़ता है। तो उसमें एंट्री क्या होती है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। प्रीपेड क्या है, एसेट्स है, तो एसेट जब बढ़ता है डेबिट होता है, रेंट क्या हुआ यहाँ पर कम हो गया है। तो इसकी एंट्री ये रहती है। अब आते हैं, अक्रूड इनकम होती है। अक्रूड इनकम होती है जो वो वाली इनकम जो अर्न हो जाती है बट नॉट रिसीव्ड हो जाती है। अर्न बट नॉट रिसीव्ड, उसका डेफिनेशन ये होता है। मतलब इस टाइप से कि कोई भी पैसा हमने, जैसे आउटस्टैंडिंग क्या हुआ था कि ड्यू बट नॉट पेड हुआ था, हमने पे नहीं करा था बट वो ड्यू था, वो लाइबिलिटी थी कंपनी का। ऐसे ही अक्रूड इनकम की थी कि हमने फॉर एग्जांपल कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, कुछ सेल्स हुई है, उसका हमने अकाउंटिंग एंट्री कर ली है बट अभी हमको उसका पैसा आया नहीं है, तो वो अक्रूड इनकम में आएगी। अनअर्न इनकम होती है, एडवांस में रिसीव्ड इनकम होती है। डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो डेप्रिसिएशन होता है एसेट की वैल्यू कम होना। डेप्रिसिएशन होता है फॉर एग्जांपल कंपनी की कोई कार है, कंपनी की बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सब फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। इसकी क्या वैल्यू कम होती रहती है, एक्सेप्ट लैंड, बाकी चीज एसेट्स की वैल्यू जो फिक्स्ड एसेट्स रहते हैं उनकी वैल्यू कम होती रहती है हर साल। तो वो जो वैल्यू कम हो रही वाली 1 लाख रुपए की चीज़ है वो 10% से कम होगी, 90,000 की हुई। जो 10% से कम हुई है उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसको कहेंगे डेप्रिसिएशन। प्रोविजंस एंट्री की बात करूँ, प्रोविजंस वो होते हैं एक्सपेक्टेड लॉस के लिए रिजर्व रखना। प्रोविजन मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी को उधारी में कोई भी सर्विस या गुड्स लिए हैं जिसको अकाउंट से बल भी कहा जाता है, तो हो गारंटी नहीं कि वो पैसा वापस ही कर देगा। मान लीजिए हमने सब कुछ कर लिया फिर भी पैसा आ ही नहीं रहा है, तो कंपनी को लॉस हो गया। अब ऐसे कई बार हो सकता है, इसलिए कंपनी एक रिजर्व रख, प्रोविजन बना कर चलती है कि कंपनी को लॉस होगा तो पहले से वो कैश या बैंक में पैसा एडिशनल साइड में रख देगी कि ये पैसा को नहीं छूएंगे, क्या जो भी लॉस हुआ तो अनफोर्सिन कंडीशंस में उस चीज़ को यूज़ करा जा सके, कोई इमरजेंसी आ रही है, क्योंकि बिजनेस में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और रिजर्व वही होता है कि प्रॉफिट का पार्ट फ्यूचर के लिए रखना हो चाहिए। रिजर्व वही होता है कि जो भी एक प्रॉफिट कंपनी हो रहा है, इनकम में से खर्चे माइनस कर तो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट में से कोई भी चीज़ को उठाकर, मान लीजिए 100 रुपये प्रॉफिट है, 100 रुपये में मैंने 20 रुपये किनारे रख दिया, 80 रुपये को मैंने XYZ% यूज़ कर लिया, री इन्वेस्ट कर दिया, जो भी करना कर लिया, 20 रुपये रख लिया फ्यूचर के लिए। मान लिया 80 रुपये खर्च ही कर दिए, 20 रुपये रख दिया री इन्वेस्ट करने के लिए फ्यूचर में कि मैं सेव कर रखता हूँ, फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी चीज़ की, उस चीज़ को कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्व बोला जाएगा। स्टॉक के बारे में बताता हूँ। स्टॉक शुरुआत में बताया था, स्टॉक होता है कि पुराने साल में कोई भी चीज़ गुड्स खरीदे थे वो इस साल बिके नहीं है, तो जो बचा है, जो सेल नहीं हुआ है, उसको स्टॉक बोला जाएगा कंपनी में। तो जब खरीदते हैं तो उसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और जो लास्ट फाइनेंशियल के या फिर जो भी कैलेंडर ईयर रहता है 31 दिसंबर में जो भी स्टॉक बचता है उसको क्लोजिंग स्टॉक भी बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, उसका फॉर्मूला बताइए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस ओपनिंग स्टॉक मतलब मान लीजिए 2025 की शुरुआत में मैंने कोई
गुड्स खरीदे थे, उसको ओपनिंग स्टॉक हो गया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब वेजेस होगा, एक्सपाइजेड, जितने भी एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, वो ऐड होंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस क्या होता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। जो भी हमने गुड्स सर्विस परचेज करी है और वापस कर, मान ली 100 रुपये की चीज़ खरीदी ही, गुड्स खरीदे हैं और 20 रुपये खराब होगा उसमें, तो 80 रुपये बचेंगे, 80 रुपये गुड्स बचेंगे। 80 रुपये के जो गुड्स फाइनल बच रहे हैं ना, उसको नेट परचेज कहेंगे, वो भी ऐड होगा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो भी एंड ऑफ द ईयर में जो स्टॉक बचेगा उसको माइनस कर देंगे, तो उसका उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। एक गुड्स को सोल्ड करने में कितना खर्चा लगा है, कॉस्ट लगा है, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। परचेज सेल्स में सिंपल होता है, परचेज जो भी हमने खरीदा है और सेल करा जो भी हमने बेचा है। बैंक अकाउंट कैश की बात करूँ, क्या होते हैं? कैश अकाउंट होता है जो भी कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं कंपनी में, कैश अकाउंट ट्रांजेक्शन। बैंक अकाउंट का मतलब बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन जितने भी हो रहे हैं, उसको बैंक अकाउंट में जाएगा। अब BRS के बाद बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है कि फॉर एग्जांपल कि हम जब भी गुड कुछ खरीदते बेचते रहते हैं, तो हमको पैसा आया, पैसा गया, कैश बैंक में, सिर्फ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बैंक में इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, और कोई भी, चाहे वो छोटा पैसा हो चाहे बड़ा पैसा हो। होता क्या है कि जब कोई भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, पैसा आए ना आए हम एंट्री जरूर करते हैं, और जब आ जाता है तो हम अभी एंट्री करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि हमने एंट्री कर ली, कोई भी जितना भी पैसा आया है गया है, पूरी अपने बुक्स में एंट्री कर ली। अब बैंक में देखेंगे, बैंक में भी डेबिट क्रेडिट है, उसका जो अमाउंट है वो भी हमारे बुक से मैच होना चाहिए। अगर हमारे बुक में 100 रुपये हैं टोटल डेबिट क्रेडिट फाइनली मिलाकर, तो वहाँ पर भी 50-50 रुपीज़ इस तरह का डेबिट क्रेडिट, इधर भी 50-50 होना चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो हमको रीचेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर कोई एंट्री मिस हो गई है, कोई गलत एंट्री हो, क्योंकि स्ट्रेस सिचुएशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा कम गलतियाँ हो सकती हैं, मैनुअल एरर हो सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि एरर्स क्या क्या होते हैं, वो आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे अपन। तो ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट वही होता है कि बैंक में जितने ट्रांजेक्शन्स हैं और अपनी बुक्स में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे कोई भी टाइप की सॉफ्टवेयर है, उन दोनों मैच करना तो सही है कि नहीं है। चेक की बात, कोई चेक तो आपको पता ही है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी फॉर एग्जांपल कई कंपनी में अकाउंट में नहीं सैलरी पे कर रहे हैं, या किसी क्रेडिटर्स को किसी को पेमेंट करनी हो, तो हम चेक के थ्रू भी पेमेंट कर रहे हैं। अब तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गए, मान लीजिए अगर बैंक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को इशू हो रहा है, तो हमने पर्टिकुलर वेंडर को इतने, मान लीजिए 1 लाख रुपये 10 लाख रुपये चेक काट के दे दिया कि आप इतना पैसा निकाल लीजिएगा, हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दिक्कत है अभी, तो हम इसलिए चेक सेफर साइड के लिए कंपनी इशू कराती है बैंक से। पर्सनल यूज़ के लिए भी होता है, पर मैं अभी ऑफिशियल यूज़ की बात कर रहा हूँ। अब GST एंड टैक्स रिलेटेड बात करता हूँ। मैं पहले भी डिस्कस कर GST का। GST होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको डिटेल जानना तो पुराने वीडियो में आप चेक कर सकते हैं अभी। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ITC। ITC वो होता है कि जब भी हम उधारी में कुछ खरीदते हैं किसी वेंडर से, कोई भी गुड्स या सर्विसेज, तो वो हमको बिल देता है, वो सेम बिल वो अपलोड करता है GST पोर्टल में। GST पोर्टल में 11th को अपलोड करता है, और वो हम देख पाते हैं 14th को। जब हम 14th को देख पाते हैं ना, अगर वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं। जो हम अमाउंट क्लेम कर रहे हैं GST में, उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। आउटपुट GST होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को सेल करी है, किसी कस्टमर को सेल करी है, तो हमने इनवॉइस रेज करी है, तो हम 11th को इनवॉइस रहेगा GST पोर्टल में अपडेट करेंगे। तो जो अपडेट करेंगे उसमें जो GST अमाउंट रहेगा उसको आउटपुट GST बोलेंगे। TDS होता है टैक्स डायरेक्टरी सोर्स, उसके क्लास बता चुकी है मैंने, तो अभी आपको वीडियो देख सकते हैं डिटेल में। और
एडवांस टैक्स होता है पहले से दिया गया टैक्स। एडवांस टैक्स 4 बार दिया जाता है। 15 मार्च को दिया जाता है, 15 जून को दिया जाता है, 15 सितंबर और 15 दिसंबर को। इस तरह 4 बार दिया जाता है। अब ये भी कह सकते हैं देखो कि ये हम साल में एक बार टैक्स पे कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट ये भी देखना चाह रही है कि आप जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स कर तो रहे हैं ना, क्योंकि आप एडवांस टैक्स में जो भी टैक्स पे कर रहे हैं उसकी डिटेल भी देनी पड़ती है, कितनी सेव हुई, कितनी इनकम है। आप पूरे साल में एक बार दें, उसमें मिसमैचेस हों तो प्रॉब्लम होगी। इससे बेटर देखो कि आप 4 बार टैक्स पे कर दें। अगर आपका टर्नओवर एक पर्टिकुलर क्रॉस हो रहा है, इतना प्रॉफिट एक्सीड हो रहा है तो ही और ऐसा नहीं कि आपको डबल टैक्स पे करना है। जो भी फाइन एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को जब भी आप इनकम टैक्स पे करेंगे कंपनी का, उसमें से आप जितना भी एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके होंगे वो माइनस होगा। उसके बावजूद अगर टैक्स बच रहा होगा तो आप पे करें, नहीं बच रहा होगा तो ठीक है। अगर आपने ज़्यादा पे कर दिया होगा वो चीज़ तो आप उसका इनकम टैक्स रिफंड भी आ जाता है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गवर्नमेंट कोई भी आपसे ज़बरदस्ती पैसा नहीं ले रही है। जो भी जेन्युइन आपकी सिर्फ जेन्युइनिटी चेक कर रही है, आपने ज़्यादा पे कर दिया आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं, रिफंड के थ्रू आ भी जाता है। आप मॉडर्न अकाउंटिंग टर्म्स देखते हैं, इसमें होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो अकाउंट होता है। तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। उसमें सिंपल सी बात है कि कोई भी पैसा कंपनी में आ रहा है, ये जा रहा है, उसको कैश फ्लो होता है। उसमें नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स नहीं, कोई भी अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं या हमने कहीं इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, वो वाला उसके उससे रिलेटेड भी कैश या बैंक में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो भी कैश फ्लो में आते हैं। अब वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। जितने भी करंट एसेट्स होते हैं उसमें से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो तो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। उसका फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल। ऑडिट, ऑडिट की बात है, अकाउंट्स का वेरिफिकेशंस, जो भी ऑडिट में ऑडिटर जो करते हैं, जितना भी, फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटेंट हूँ, मैंने पूरे साल में जितनी भी एंट्रीज करी हर जगह, जितने पूरे बुक्स में, अब वो सही है कि नहीं है, उसका कोई लॉजिकल है कि नहीं है, सही वैसे बात नहीं है, लॉजिकल है भी नहीं है, तो मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कहीं अगर उनको डाउट हुआ कि तुमने एंट्री करी है तो अगर उसका बिल नहीं है, बिल है तो तुमने एंट्री किस लॉजिक से करी है। अगर पर्सनल अकाउंट कर रहा है तो उसको एक्सप्लेन करो, रियल अकाउंट कर रहा है तो उसको एक्सप्लेन करो। ऐसे ही तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर जगह, तो ही जाकर फाइनली अगर सब कुछ रहा तो फिर वो फाइनली साइन करके देता हूँ ऑडिटर्स की हाँ बुक्स क्लियर। अगर तुमने इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई तो नोट्स में लिख भी देंगे कि मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली। फिर जब ओनर जाएगा इन्वेस्टर्स के पास, वो चीज़ अगर लिखी रहेगी तो इन्वेस्टर्स माइट भी उतने मुश्किल होगा कन्विंस करना उनको, या फिर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही ना करें कि अगर ऑडिटर ने इस चीज़ लिख कर दी थी। इसलिए अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी होती है कोई भी कंपनी से पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको छोटा काम मत समझिए कभी भी। कंप्लाइंस की बात, तो कंप्लाइंस होता है लीगल रूल्स फॉलो करना। जैसे मैंने अभी जीएसटी टीडीएस के बारे में पहले था, उसको कंप्लाइंस होती है। पहले वैट सर्विस टैक्स, कोई भी जीएसटी हमको इनवॉइस मिल रही है, हम रेस कर रहे हैं, उसको पे करना, उसकी ड्यू डेट, जैसे जीएसटी वन की ड्यू डेट होता है, इनवॉइस को रेस कर रहे हो क्लाइंट के इनवॉइसेस को, उसको अपलोड करना, जीएसटी पोर्ट फाइल करना, 11 को करना, वो ड्यू डेट करना ही करना है। जीएसटी 3 भी टैक्स पे करना जीएसटी का 20th ऑफ एवरी मंथ, टीडीएस पे करना 7th ऑफ एवरी मंथ, पे करना ही करना पड़ेगा, नहीं इंटरेस्ट लगेगा वो जी। तो ये कंप्लाइंसेस होते हैं। इनकम टैक्स भी 31 मार्च को पे करना था। अगर डिले हो रहा है तो वो गवर्नमेंट देती है 31 अक्टूबर या 31 दिसंबर तक का टाइम, पर उससे भी अगर लेट हुआ तो फिर इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं। एक्सेप्ट अगर गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन आ गया कि इस बार थोड़ा डिले हो गया है, बट कोशिश करें जल्दी ही बुक्स को क्लोज कर दें। तो ये सब चीज़ें जो भी रहती है उसको कंप्लायंस कहते हैं। मैंने पुराने वीडियोस में को कहा भी था कि कई बार मेरी तबीयत ख़राब हो गई, सीनियर तबीयत का, फिर भी तबीयत ख़राब में हम दवाई खा काम करें, क्योंकि हम कंप्लायंस को हल्के में नहीं ले सकते। कोई भी सिचुएशन आ जाए, बहुत एक्सट्रीम छोड़कर, हम तब कहें कितनी हो तबीयत ख़राब में भी कराए। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ 2017 का जब जीएसटी आया था
मैं फर्स्ट कंपनी में था, तो हुआ क्या था कि वैट के सारे बिल की एंट्रीज करनी थी। वो भी संडे था, उस दिन मतलब सैटरडे तक काम किए थे, संडे को मेरे टीममेट कोई था ही नहीं। मैं अकेले कम से कम अराउंड 1000 बिल्स को स्पीड में अकेले एंट्रीज कर रहा था एक दिन के अंदर। पूरा सुबह आ गया था 8-9 बजे, और रात को कम से कम 11-10-11-12 बज गए थे। और मैं उनसे चौकीदार थे पूरे ऑफिस में, पूरी एंट्रीज करें। तो क्यों, वो भी जब जिम्मेदारी थी, करना था किसी भी हालत में। तो मैं इसलिए कंप्लाइंसेस का बहुत ध्यान रखें कि हो सके तो एडवांस पूरी चीज़ करके रखें। बट कभी कभी इस सिचुएशन आ जाती है कि टैक्सी एकदम पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, तो एक्सट्रीम सिचुएशन में तुमको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। चाहता मैं भी ना बोल सकता जैसे बाकी लोगों ने, बट बात है कि मैं जब वैसे बता चुका हूँ पहले भी फाइनेंस जर्नी में, मैं एक्सक्यूज़ नहीं देता। मैं अगर कर रहा हूँ तो अपना 1000% लगाऊंगा, तो नहीं करूँगा। एक्सक्यूज़ नहीं, थकावट क्या होता है मुझे, कोई इशू नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि अब अकाउंटिंग हो रही है तो कोई रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए ना। जैसे बोले पर्सनल अकाउंट, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, तो कोई रूल्स रेगुलेशंस के बेसिस में अकाउंटिंग होगी। आप कोई रूल्स ही नहीं बनाएंगे तो कुछ भी अगर हो जाएगी अकाउंटिंग, तो फिर इसका मतलब वो हो गया ना कि हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को, वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं उन, इसलिए अकाउंटिंग सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, और उसको रूल्स को कहा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं इसमें। करंट रेशियोज होता है, पहला करंट रेशियोज होता है जो लिक्विडिटी चेक करता है, होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर करंट एसेट्स ज़्यादा है और करंट लायबिलिटीज कम है, तो उसको बोला जाता है कि करंट रेशियो अच्छा है कंपनी का। डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है। उसको होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी रहता है। अगर इसमें भी ये चीज़ देखी जाती है कि कितना तुमने डेब्ट लिया है और कितनी तुम्हारी इक्विटी है, कैपिटल है कंपनी का, डेब्ट इक्विटी रेशियो है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो होता है। ग्रॉस प्रॉफिट में होता है प्रॉफिटेबिलिटी चेक करी जाती है कंपनी की, और नेट प्रॉफिट रेशियो में ओवरऑल नेट परफॉर्मेंस चेक करा जाता है। तो इसके बारे में डिटेल आगे की वीडियो में और जानेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। सारी यहाँ तक सब कुछ डिटेल्स बताई जी है हर चीज़। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और आप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी तो कोई फोर्स नहीं है, अगर इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी आप प्लीज़ फॉलो करिए चैनल, ताकि मुझे इंकरेजमेंट होता है, मिलता है कि हाँ लोग देख रहे हैं मुझे। वैसे तो मैं बहुत मोटिवेटेड इंसान हूँ खुद भी, बट थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिल रहा है कि हाँ लोग देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप कमेंट करें तो मुझे ये भी लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। सिंपल सी बात है। मैं ऑब्वियसली वेरीफाई कर ही बोलता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी इशू आप बताइए, मैं उसको करेक्ट करूँगा। क्योंकि मैं उस तरह का इंसान हूँ ही नहीं। मैं यहाँ तक मैं तो सबको बोल रहा हूँ, समझदार वो इंसान वो है जो बोले वो गलती कर सकता है, बार बार भी कर सकता है, तो बार बार ठीक भी करेगा, कोई इशू नहीं, बट वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने स्मार्ट लोग हैं वो कमेंट करें, ताकि, और कमेंट करना मतलब ये नहीं कि नाइस वीडियो, ये सब चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई और सजेशंस दिख रहे हैं कि आप मुझे और कोई अच्छा वीडियो बनाना चाहिए, उसके बारे में कमेंट करिए। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में कोई भी चीज़ ऐसी बात टर्मिनोलॉजी बोली गई जो गलत है, आप उसको स्पेसिफाई करके बोलिए कि आपने ये चीज़ गलत बोली है सर, आप उसको करेक्ट कर देंगे क्या। प्लीज़ हेट कमेंट्स मत करिएगा, रिक्वेस्ट है। आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ इसको करेक्ट करिए। मैं पक्का उस कमेंट को जैसे देखूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, उसको फिर से बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा। आप 10 बार पूछेंगे, मैं 10 बार बताऊंगा, क्योंकि मैंने तो पुराने टीचर से ये सीखा है कि 10 बार कोई पूछे 10 बार बताओ, अगर तुम जेन्युइन हो तो। डरता वही है जो बताने में, जो उसको लगता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन गलत है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आप पूछिए, बट आप पूछिए वो चीज़। मुझे नाइस वीडियो ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि आप
कोई भी डाउट्स हो अब बताइए। अगर आप डाउट नहीं है, आपको कुछ और नए वीडियो जानना है देखने के लिए तो आप जाइए, क्योंकि मैं ये वीडियो फन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि इंफॉर्मेशन पास हो सके अकाउंटिंग की, वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। होपफुल आप लोग अच्छे से ख्याल रखिएगा और हैप्पी वीकेंड। आप लोग एंजॉय करिए वीकेंड। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप वीकेंड में टाइम निकाल कर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप देखिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप जॉब की तैयारी, अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन लगेगी। तो आप कीप ऑन, कई बार आप देख सकते हैं अगर आप वन शॉट इतना लंबा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, बट आप देखिए प्लीज़। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।